चैप्टर 14 करेंगे इंडिया ईयर बुक की कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड शुरुआत करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से। तो बेसिकली देखिए कॉर्पोरेट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड जो भी उसका अपेक्स बॉडी है उसको ओवरलुक करने के लिए वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। बेसिकली अगर हम देखें इसके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बहुत सारे एक्ट्स एंड रेगुलेशंस को एडमिनिस्टर करती है, जैसे कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 1956, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 एंड अदर देन हम ये एक्ट के बारे में बात करें, अगर कोई भी अदर रूल्स एंड रेगुलेशंस कॉर्पोरेट अफेयर्स से रिलेटेड कोई भी अदर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर, उसको भी ओवरऑल रेगुलेट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स करती है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो कंपटीशन एक्ट 2002 जो कि जिसकी शुरुआत इसलिए करी गई थी ताकि हमारे जो भी कंपटीशन फील्ड में, ठीक है, मार्केट में जो कंपटीशन होता है बिटवीन डिफरेंट बिजनेस ग्रुप्स, अगर कोई भी ऐसी प्रैक्टिसेस हो रही हैं जिसकी वजह से कंपटीशन अफेक्ट होता है तो उन प्रैक्टिसेस को एलिमिनेट करने के लिए कंपटीशन एक्ट 2002 में इसकी शुरुआत करी गई थी। इसकी भी एडमिनिस्ट्रेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास है। अदर देन दिस एक्ट अगर हम प्रोफेशनल बॉडीज़ स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के बारे में बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर 3 स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं। एक तो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया के जो भी सीए है लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो होते हैं उनको ये रेगुलेट करता है। उसके बाद है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया के जो कंपनी सेक्रेटरीज होती हैं CS जिनको बोलते हैं उनको ये ओवरलुक करता है। थर्ड है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो कि अकाउंटेंट से रिलेटेड है। ये तीनों ही जो बॉडीज़ हैं ये स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं क्योंकि इसको पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू इनको इंडिविजुअली बनाया गया है एंड दीज 3 बॉडीज़ दे वर्क एज अ प्रोफेशनल बॉडीज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कंपनीज एक्ट 2013, अब देखिए इसमें अमेंडमेंट आ चुका है 2015 में, तो आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं है, बट एक हम ओवरव्यू लेंगे कि कंपनीज एक्ट 2013 बेसिकली क्यों आया था, इसका एम क्या था। तो 2013 में कंपनीज एक्ट आया ताकि इंडिया में जो भी कॉरपोरेट गवर्नेंस है, कॉरपोरेट गवर्नेंस से रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस जो गवर्नमेंट की है उसको हम वर्ल्ड की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कि कैसे अदर कंट्रीज़ में, जो अदर डेवलप कंट्रीज़ में किस तरह से कॉरपोरेट गवर्नेंस वर्क करती है उससे मैच कर सके। तो इसके थ्रू इंडिया में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स लिमिट कर दिया गया, कम कर दिया गया एंड एट द सेम टाइम जो कंपनीज़ है, जो कॉरपोरेट सेक्टर है, उनको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी गई कि वो अपने अफेयर्स को खुद से रेगुलेट कर सके ताकि गवर्नमेंट का उसमें मिनिमम इंटरफेरेंस रहेगा। एंड एट द सेम टाइम ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करी गई ताकि जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं वो मार्केट में एंटर कर सकें एंड ईजिली अपने बिजनेस को शुरू कर सकें। एक ओवरव्यू लेंगे कंपनीज एक्ट 2013 के फीचर्स का। तो यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव्स शुरू हुई जो कि प्रो बिजनेस इनिशिएटिव्स थी, जैसे गवर्नमेंट, पहले क्या होता था, गवर्नमेंट अप्रूव्ड बेस्ड रेजीम था, यानी कि पहले हर एक चीज़, मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो होती थी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होकर होती थी। तो ऐसे जो चीज़ें थी, ऐसे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस को कम कर दिया गया। CSR की शुरुआत हुई, दैट इज़ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शुरुआत हुई। स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट रूल्स शुरू हुए, ऑडिट अकाउंटेबिलिटी की शुरुआत हुई, यानी कि जो ऑडिटर्स होते हैं जो कि मैल प्रैक्टिसेस करते हैं या फिर जो अकाउंट्स होते हैं उसमें कुछ मिसमैचेस कर देते हैं, तो ऐसे ऑडिटर्स के लिए स्ट्रिक्ट डिस्क्वालिफिकेशंस कंपनीज एक्ट 2013 में बताया गया। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की भी यहाँ पे बात करी गई कि कैसे हमें इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना है। तो ये कुछ फीचर्स है कंपनीज एक्ट के। फिर 2015 में गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट्स लेके आया इन कंपनीज एक्ट 2013। तो बेसिकली जो भी शेयर होल्डर्स, जो कुछ स्टेक होल्डर्स थे इन कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिनको कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ इश्यूज थे, कुछ लूप होल्स उनको लगते थे कि हमें कंपनीज एक्ट 2013 में देखना चाहिए, तो उन ही स्टेक होल्डर्स के इश्यूज़ को इमीडिएटली गवर्नमेंट ने सुना और उसको एग्जीक्यूट किया। हैंस 2015 अमेंडमेंट एक्ट आया एंड जिसके तहत 2013 एक्ट को अमेंड किया गया। एंड दीज अमेंडमेंट्स अलॉन्ग विद द रेलिवेंट रूल्स हैव बीन नोटिफाइड एंड दे प्रोवाइड एंड आफ्टर दिस एक्ट कुछ कंपनीज़ को कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस, यानी कि कंपनीज एक्ट में जो भी प्रोविजंस बताए गए हैं उस प्रोविजन से कुछ कंपनीज़ को एग्जेम्प्ट कर दिया गया। तो कौन कौन सी कंपनीज़ को एग्जेम्प्ट किया गया है? प्राइवेट कंपनीज़ को, गवर्नमेंट कंपनीज़ को, और कंपनीज एक्ट के सेक्शन 8 में जो कंपनीज डिफाइन करी गई हैं उन कंपनीज़ को, एंड जो निधि कंपनीज़ होती हैं उनको यहाँ पे एग्जेम्प्ट किया गया है।
इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आया 2016 में। बेसिकली पहले ऐसा होता था कि कॉर्पोरेट अफेयर्स से रिलेटेड, ठीक है, जो भी कंपनीज़ हैं, ठीक है, उनका अगर वो इंसॉल्वेंट कंपनी हो चुकी है तो उनका रेजोल्यूशन होता था। क्योंकि देखिए कंपनी जब बंद होती है तो फिर जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके भी पैसे देने पड़ते हैं, तो इस तरह से कंपनी को रिजॉल्व किया जाता है, उनके एसेट्स को बेचे जाते हैं एंड फिर उसके बाद अलग अलग इन्वेस्टर शेयर होल्डर्स को पैसे दिए जाते हैं। तो ये सारी प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था, जिसकी वजह से कभी कभी इतने साल लग जाते थे कि इन्वेस्टर्स को उनके पैसे ही नहीं मिल पाते थे। तो ये प्रॉब्लम को, इस इशू को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने 2016 में आईबीसी की शुरुआत करी। एंड गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 अमेंड किया, जिसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि ये जो आईबीसी का कोड है 2016 का, उसका एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स देखेगी। इस कोड का मेन एजेंडा, मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हम अपने लॉ को इस तरह से बनाएं कि हमारे जो भी पार्टनरशिप फर्म्स या इंडिविजुअल फर्म्स या किसी भी तरह की जो भी कॉर्पोरेट कंपनीज़ हैं, उनका इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन या अगर उनका रीऑर्गेनाइजेशन करना है तो वो एक पर्टिकुलर टाइम बाउंड मैनर में हो सके, यानी कि एक लिमिटेड टाइम फ्रेम दे दिया जाएगा एंड उस टाइम पीरियड के अंतर्गत उस कंपनी का रेजोल्यूशन हो जाना चाहिए, सो दैट हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको उनका पैसा टाइमली वापस मिल सके। इसके अंदर आईबीबीआई की शुरुआत हुई, जिसका फुल फॉर्म है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसकी शुरुआत कब हुई? 2016 में हुई। इसका मैंडेट क्या है? तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनको ये रेगुलेट करता है एंड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज भी होती हैं, उनको भी ये रेगुलेट करता है। एंड अदर देन दीज टू फंक्शंस, आईबीसी कोड के अंदर कुछ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी एग्जीक्यूट आईबीबीआई ही करता है। कंपनी लॉ एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो कंपनी लॉ एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल की भी शुरुआत 2016 में हुई। इससे पहले जो होता था वो हमारा कंपनी लॉ बोर्ड होता था। तो बेसिकली जो भी कॉर्पोरेट रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं उनको पहले सॉल्व करता था कंपनी लॉ बोर्ड, लेकिन वो डिस्प्यूट सॉल्व होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था, काफ़ी ज़्यादा जो केसेस थे वो पेंडिंग हो गए थे। तो गवर्नमेंट ने इस लूप होल को सॉल्व करने के लिए 2 ट्रिब्यूनल्स की शुरुआत करी। एक है एनसीएलटी और दूसरा है एनक्लैट। एंड जितने भी जो केसेस थे जो कंपनी लॉ बोर्ड के अंदर पेंडिंग थे, वो सारे केसेस किसको ट्रांसफ़र कर दिए गए? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को ट्रांसफ़र कर दिए गए। प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी में डिफरेंस देखेंगे। प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, यानी कि जो भी बंदा उस कंपनी को शुरू कर रहा है वो कितने पैसे का शेयर खरीदेगा, मिनिमम वो है 1 लाख रुपए का उसको शेयर खरीदना पड़ेगा। इससे ज़्यादा भी हो सकता है बट मिनिमम 1 लाख है। इसके अलावा कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी होती है, उसके जो मेंबर्स हैं वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते किसी और को। इसमें जो मेंबर्स हैं उनकी लिमिट भी बताई गई है कि मिनिमम 2 हो सकते हैं और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। दैट मीन्स 2 से 50 के बीच में हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को कभी भी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती है फॉर सब्सक्रिप्शन, तो अपने वो शेयर्स को मार्केट में लिस्ट नहीं कर सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये देखने का है कि प्राइवेट कंपनी अदर देन अपने मेंबर्स, अपने डायरेक्टर्स और अपने रिलेटिव्स के अलावा अदर देन दीज पीपल कोई और लोगों से डिपॉजिट्स भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती हैं। ऐसी कंपनी जो ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करती है वो प्राइवेट कंपनी होती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कोई कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, यानी कि जो ये सब चीज़ें फॉलो नहीं करती हैं एंड जिसके शेयर होल्डर्स, अगर उसके शेयर होल्डर हैं तो यानी कि वो अपने शेयर्स को मार्केट में लिस्ट कर सकती हैं। तो ऐसी कंपनी का मिनिमम कम से कम जो सब्सक्राइबर्स है या शेयर होल्डर जिनको हम बोलते हैं वो 7 होने चाहिए। मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम 7 होने चाहिए। मिनिमम इसका जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो कितना होना चाहिए? 5 लाख रुपीज़ होना चाहिए।
MCA 21 ये क्या है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इसकी शुरुआत करी थी। ये एक ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है। इसका एम बेसिकली ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की जो भी सर्विसेज हैं वो एंड टू एंड उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में वो प्रोवाइड कर सके टू द कॉर्पोरेट सेक्टर। तो कोई भी कंपनीज़ है, अब देखिए यहाँ पे कौन सी सर्विसेज की बात करी गई है। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है, उसको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है या इनकॉर्पोरेशन करना है या कोई रजिस्ट्री करनी है, तो ये सब चीज़ों से रिलेटेड उनको ऑनलाइन ही सारी सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं इसके थ्रू। इस स्कीम का इस प्रोजेक्ट का सबसे अच्छी बात ये थी कि इसके थ्रू जो मिनिस्ट्री है उसकी जो एफिशिएंसी है या उसकी स्पीड है वर्क करने की वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है एंड एट द सेम टाइम ट्रांसपेरेंसी भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिली है। यहाँ पे आपको बस इतना देखना है कि MCA क्या है। ये एक ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है, किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का है। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, तो ये जो फंड है इसका जो भी पैसा होता है वो यूज़ किया जाता है टू प्रमोट इन्वेस्टर अवेयरनेस, इन्वेस्टर की अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को, ठीक है, उनकी चॉइसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए इस फंडिंग का यूज़ किया जाता है। अब आप सोचेंगे इस फंड में पैसा कहाँ से आता है? तो बेसिकली जो भी अमाउंट जो डिविडेंड पे करना है किसी को या फिर कोई डिपॉजिट है जो पे करने का जिसका टाइम आ चुका है, वो मैच्योर हो चुका है, या मैच्योर डिबेंचर्स जो हैं और अभी तक उनको कोई भी क्लेम करने नहीं आया है, जिनको अभी तक पे नहीं किया है फॉर लास्ट 7 ईयर्स, वो सारा पैसा अब आइडियल पड़ा हुआ है, तो वो पैसा किस में चला जाता है? इस फंड में चला जाता है। अब यहाँ आपको देखना है, देखिए यहाँ पे अच्छे से और समझेंगे कि कोई भी डिपॉजिट है, ठीक है, वो मैच्योर हो चुका है यानी कि उसकी जो ड्यू डेट थी पे करने की उस बंदे को जिसका वो डिपॉजिट है वो थी 1 दिसंबर 2020। लेकिन वो बंदे ने यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से पे करना था, लेकिन अब आ गया 2027 1 दिसंबर। इस टाइम पीरियड में वो पैसा आइडियल था, जो भी बंदा था वो अपना पैसा लेने नहीं आया। तो इस 7 साल के बाद क्या होगा कि जो भी पैसा होगा, जो अभी अनक्लेम्ड पैसा है, वो सारा पैसा इस फंड के अंदर चला जाएगा एंड लेटर ऑन इस फंड के अंदर जो भी पैसा ऐसा जमा होता जाएगा उस पैसे का यहाँ पे इन्वेस्टर अवेयरनेस के लिए यूज़ किया जाएगा। आई होप ये टॉपिक यहाँ पे क्लियर है। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, तो इस ऑफिस की शुरुआत 2003 में हुई। पहले ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी, इस वजह से जब कंपनीज़ एक्ट आया 2013 में, तब इसके अंदर कंपनीज़ एक्ट 2013 के अंदर एक सेक्शन की शुरुआत करी गई, सेक्शन 211। इस सेक्शन के थ्रू SFIO को स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन दिया गया, स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया। अब इसका फंक्शन क्या है? तो बेसिकली कॉर्पोरेट फ्रॉड जो भी होते हैं, जो भी बहुत सीरियस है, कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं, ऐसे कॉर्पोरेट फ्रॉड्स को इन्वेस्टिगेट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस की होती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की शुरुआत मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने करी थी। ये एक सोसाइटी है जिसको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर रजिस्टर किया गया। ये क्या है? ये एक होलिस्टिक थिंक टैंक बॉडी है एंड एट द सेम टाइम इट इज़ वर्किंग एज अ कैपेसिटी बिल्डिंग सर्विस डिलीवरी इंस्टीट्यूशन, ताकि जो हमारे इंडिया का जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसका ग्रोथ वो प्रमोट कर सके एंड कॉर्पोरेट सेक्टर में रिफॉर्म्स लेके आ सके, सो दैट वी कैन मीट टू द जो वर्ल्ड का जो बेस्ट स्टैंडर्ड्स है इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उसको हम मीट कर सके। ये इसका एजेंडा है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, 2003 में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये स्टैट्यूटरी बॉडी क्यों है? क्योंकि कंपटीशन एक्ट 2002 के अंदर इसके बारे में बात करी गई है, इसकी शुरुआत के बारे में बात करी गई है। तो ये जो भी इसकी पावर है वो उसको कहाँ से मिली हुई है? इस एक्ट के थ्रू मिली हुई है। इस वजह से ये एक क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि कंपटीशन को अफेक्ट करती है उसको एलिमिनेट करना है, एट द सेम टाइम कंपटीशन को सस्टेन करना है मार्केट में, कस्टमर्स का जो भी इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना है एंड साथ ही साथ में हमारे इंडिया में ट्रेड जो है उसकी फ्रीडम बढ़ानी है, उसको इंश्योर करना है कि हमारा जो भी ट्रेड हो रहा है उसमें फ्रीडम हो, सबका इक्वालिटी हो।
कंपटीशन एक्ट 2002 जो था उसको 2 बार अमेंड किया गया, एक 2007 में किया गया, एक 2009 में किया गया। 2007 में जब किया तो वो एंटी कंपैरेटिव एग्रीमेंट से रिलेटेड था, एंड 2009 में जब आया तो वो अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन से रिलेटेड था। अब डोमिनेंट पोजीशन अब्यूज़ क्या होता है? तो बेसिकली कुछ ऐसी कंपनीज़ होती हैं जिनका काफ़ी ज़्यादा गुडविल होता है मार्केट में, जो काफ़ी फेमस कंपनीज़ होती हैं और उनकी मोनोपोली चलती है। तो जब दूसरी कंपनी एंटर करना चाहती है मार्केट में, तो ये जो कंपनीज़ होती हैं ये अपनी डोमिनेंट पोजीशन की वजह से उस कंपनी को कभी भी मार्केट में एंटर पहली बात है होने ही नहीं देती है, एंड गलती से अगर दूसरी कंपनी एंटर हो जाए तो उस दूसरी कंपनी को वो सस्टेन नहीं होने देती है। तो इसको हम बोलते हैं अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। तो इससे रिलेटेड भी कुछ अमेंडमेंट आई गई 2009 में। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारा जो चैप्टर है कॉर्पोरेट अफेयर्स इंडिया ईयर बुक का, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। जो भी आज हमने डिस्कस किया, अगर आपको क्लियर नहीं है कुछ भी टॉपिक तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।